सीधे रुक करते हैं। प्रशांत कुमार, लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी उत्तर प्रदेश के, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, हमने देखा आप खुद लखीमपुर खीरी गए थे। सबसे पहले आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। एक के बाद एक दसियों वीडियो सामने आए, आपकी नजर में क्या हुआ था? आपने एक समझौते की सूरत जरूर वहां पर बनाई है, लेकिन क्या हुआ था? किसने इस परिस्थिति को जन्म दिया? टकराव की स्थिति आखिर क्यों बनी? क्यों एक गाड़ी 4 किसानों को रौंदती हुई आगे बढ़ी? क्या अभी तक की जानकारी के मुताबिक बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? प्रशांत जी। ये 3 तारीख की शाम की घटना है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसे ही ये घटना घटी, तत्काल राज्य सरकार की तरफ से इस चीज़ को स्पष्ट किया गया कि इस घटना की निंदा करते हैं और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के क्रम में एक डेलीगेशन वहाँ भेजा गया और हम लोगों ने स्थिति को जाकर वहाँ, चूँकि जो किसान संगठन थे, किसान के लोग थे, वो लोग डेड बॉडी रख के एजिटेट कर रहे थे, उनसे वार्ता की गई और जो भी एफआईआर दोनों पक्षों ने लिख के दिया, वो वर्बेटम वही चीज़ें हम लोगों ने एफआईआर में दर्ज कराई और उनका विश्वास प्राप्त किया, तथा जो घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से होनी थी, जो दुखदायी मृत्यु हुई, उसके बारे में भी उनसे बात की गई, तथा एक न्यायिक जांच के डिमांड उनकी थी, उस पर भी सरकार एग्री की, तथा सभी पक्षों को और उन विक्टिम्स के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानते हुए एक सॉल्यूशन निकला। और उसके बाद से हम लोगों ने उस मृतक शरीर की पंचायतनामा कराया, फिर पोस्टमार्टम कराया और उन 4 डेड बॉडीज में भी एक फैमिली संतुष्ट नहीं थी। तो कल एक विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लखनऊ से भेजी गई, जिसने कि दोबारा वहाँ पोस्टमार्टम किया और जब पूरा परिवार संतुष्ट हो गया तब उसकी अंत्येष्टि आज की गई है। इस बीच में हम लोगों ने एक वहाँ 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो कि एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में है, जो कि विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी, दोनों विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी। तथा हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर दिया है तथा ईमेल आईडी दिया है कि इस घटना से संबंधित कोई भी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है और हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ वीडियो ऐसे भी लोग, जो लोग नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था बनी रहे, वो मॉस्ट वीडियो या किसी दूसरे जगह का वीडियो भी उसमें चला रहे हैं। तो इस चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने आगाह किया है कि इस तरह की चीज़ों से बाज आएं, और अगर इस तरह के प्रयास हम लोगों के विवेचना के दौरान आएंगे तो हम उसमें कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। प्रशांत जी, मुख्य चीज़ें ये थी कि हम लोग ने एक इस पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से प्रशासन, शासन और पुलिस विभाग ने सबने मिलकर बचाया है। और अब जो है हम लोग विवेचना को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जल्द ही हम इसके तह में जाके इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे। और हमारे यहाँ जो शासन के तरफ से शीर्ष स्तर से बताया जा चुका है कि इसमें दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशांत जी, 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह है कि ये आपके लिए अद्वितीय मौका है, जब आज तक देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल पर आप अफवाहों को दरकिनार कर सकते हैं। आप वहां पर खुद गए थे, मौके पर मौजूद थे, आपने बताया 4 किसानों की मौत हुई है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी जिसमें 4 लोगों की लिंचिंग हुई है। मैं आपसे सीधा सवाल आज करना चाहती हूं, मौके पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के तौर पर आज आपने जाकर, जो बीते दिन आपने जानकारी हासिल की, आपने क्या कड़ियां जोड़ते हुए देखी हैं जिससे अफवाहों को आप शांत कर सके? सवाल नंबर 2, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या उनके नेता हैं, उनको जाने से रोके जाने के पीछे कहा जा रहा है कि आप प्रशासन के गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते थे, इसलिए वहां पर पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया है। दोनों सवालों पर आपका जवाब, प्रशांत जी। नहीं, मैं ये चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के मौके पे न जाने के संबंध में, उसके 2 कारण थे। प्रथम कि वो बहुत सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर था
वहां वीआईपी को भी खतरा हो सकता था। और दूसरी चीज कि उनके जाने से और उत्तेजना फैल सकती थी, तो वहां के जिला प्रशासन का यह डिसीजन था कि अभी किसी को यहां ना आने दिया जाए। इसी क्रम में सभी व्यक्तियों को रोका गया, जबकि अन्य लोग जो वहां पर मौजूद थे उनकी संतुष्टि के हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही थी, अभी भी की जा रही है और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरीके से इसको न तो ढकने का प्रयास हो रहा है, न तो कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है। इसी के लिए राज्य सरकार ने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच के भी आदेश दिए हैं। तो इसमें पर्दा, ये तो इतनी शुचिता और पारदर्शिता से कार्रवाई हो रही है कि दोबारा भी घर वालों की संतुष्टि नहीं थी तो भी पोस्टमार्टम कराया गया और उनके संतुष्टि के बाद ही उन लोगों ने अपने जो पार्थिव शरीर थे उसकी अंत्येष्टि धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से की है। और जो ये एक जटिल विवेचना, एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए भी कमेटी बनी है और जैसे अभी तक चीज़ों को कंट्रोल किया गया है, हम आगे भी पूरी तरीके से हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और कानून के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और हम जल्द ही केस का पर्दाफाश करेंगे और माननीय न्यायालय को तथा जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनसे भी समय समय पर हम लगातार ब्रीफिंग करते रहेंगे। सर, एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अंत्येष्टि करना उन लोगों की और शांति बहाली, ये आपकी प्राथमिकता है। इसका सम्मान पूरा देश करता है क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि परिस्थितियां बेकाबू हो। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर है। क्या रसूख का इस्तेमाल हो रहा है आप पर? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं सर क्योंकि रुकिए, राजनेताओं की गिरफ्तारी हो रही है लेकिन अभी तक 3 से 6 अक्टूबर आते आते किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई सारे संगीन इल्जाम लगे। एक वीडियो है जिसमें सीधे तौर पर गाड़ी रौंदती हुई किसानों को जा रही है और उसमें 4 किसानों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। अब सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर है जिसके मुखिया के तौर पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। इस सवाल पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं शीर्ष प्राथमिकता हमारी थी कि पहले ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे कि आगे का इन्वेस्टिगेशन बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी कठिनाई के शुरू करें और वो माहौल बनाने में हम लोग संतुष्ट रहें। जहां तक जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का सवाल है, इसके बारे में भी चीजें स्पष्ट की जा चुकी हैं। जो कोई भी सब्सटैंटिव ऑफेंस में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, सभी चीजें प्रिवेंटिव थी और रिस्ट्रिक्टिव थी। ये चीजें बताई गई हैं और ये चीजें बार बार जिन लोगों के आदेश से रोकी गई हैं या जिसने रोका है वो भी अपने उनको पता है कि अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को रोकेंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उन चीजों को पूरी तरीके से बता के ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जो आपने साख की बात की है, हम इस पूरे प्रकरण के तार जो है खोलेंगे और जो सही अभियुक्त हैं उनको हम जल्द ही बेनकाब करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। ये प्रश्न विपक्ष ने बार बार उठाया, कई लोगों ने सामने किया। क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है? इस पर क्या प्रामाणिक रूप से कुछ भी आप इस वक्त कहने की स्थिति में है प्रशांत जी? इस संबंध में किसी का भी जवाबदेह व्यक्ति कोई भी इस पर तुरंत कमेंट नहीं देगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस बारे में बोलेगा उसको इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कोर्ट में उसकी गवाही देनी पड़ेगी। तो जब हमारे विवेचक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और इन चीज़ों को बताएंगे तब हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के शीर्ष जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है, निर्देश दे दिया है कि किसी भी हालत में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और ये
चीजों को हम करके दिखाएंगे। जांच की दिशा क्या है सर? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आशीष मिश्रा उस वक्त वहां पर मौजूद थे या नहीं? मैं आपको बताऊं कि जो प्रत्यक्ष ह्यूमन जो विटनेसेस होते हैं वो हॉस्टाइल हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट होती हैं वो परमानेंट है। तो हम सभी तरह के वैज्ञानिक साक्ष्य जो आज के दिन में एक सफल अभियोजन के लिए आवश्यक हैं, हम सारी एविडेंसेस एकत्रित कर रहे हैं और उसके बाद ही हम अकाट्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे, ताकि हमें आगे चल के किसी तरह की कोई एम्बैरेसमेंट न झेलना पड़े। मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं क्या आप सर? सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं क्योंकि लोग भी ये जानना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट, देखिए हाथरस के बाद कई सारे सवाल यूपी पुलिस के जांच की प्रक्रिया पर जुड़े। मैं आपसे सीधा पूछ रही हूं, सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का आरोप यही है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद थे। क्या इलेक्ट्रॉनिक, मैं दोहरा रही हूं अपने सवाल को, क्या मोबाइल फुटप्रिंट के जरिए आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वो वहां पर मौजूद थे या नहीं थे? जो गाड़ी वहां पर थी, थार जीप, और उसके बाद एक ब्लैक गाड़ी थी जो कि बताया जा रहा है कि एक शायद एसयूवी कार थी, इसके बारे में क्या पता चला है आपको? दोनों सवालों का स्पष्ट जवाब दें। आशीष मिश्रा की मौजूदगी पर आप लोग किस तरह से जांच आगे ले जा रहे हैं? अंजना जी, मैंने आपको कहा और मैंने जो बात आप पूछना चाह रही हैं मैंने पहले ही कह दिया कि सभी साक्ष्यों का संकलन होगा, और जब सभी साक्ष्य का मतलब है कि जो चीज़ें आप बोल रही हैं वो उसमें इंक्लूडेड है, और सभी जो लेटेस्ट फॉरेंसिक जांचें हैं या लेटेस्ट टेक्निक्स हैं सबका हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम, जैसे मैंने बताया कि हम सफल अभियोजन की तरफ इस केस को ले जाएंगे, ताकि कोर्ट में हमारी साख बची रहे और हम कन्विक्शन दिला पाएं। राकेश टिकैत आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे सर, क्या हम माने कि उनकी भूमिका निर्णायक रही एक निष्कर्ष और एक समझौता किसानों और उनके परिवारों के साथ कराने में? नहीं, वहाँ केवल वही नहीं मौजूद थे, अन्य लोग भी थे, उस पंथ के भी काफी लीडर्स साथ में बैठे थे। चूंकि उनको सभी जानते हैं, आपने भी उनको फोकस किया, लेकिन वो अन्य जो पंथ के लीडर थे लोकल, वो भी साथ में बैठे थे और उन लोगों ने उनको ऑथराइज किया था बात करने के लिए, और सभी लोगों के सामने बहुत पारदर्शी तरीके से जो भी वार्ता हुई वो प्रेस के साथ शेयर किया गया और उस पर सबको संतुष्टि है। प्रशांत जी, क्या चारों जो किसान जिनकी मृत्यु हुई है उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया है? जो 4 अन्य, जिसमें दावा है कि 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर थे, उन सभी 8 लोगों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है? जिन लोगों की मृत्यु हुई है उस पर आप क्या स्पष्ट जानकारी देंगे प्रशांत जी? हाँ, ये 8 लोगों की मृत्यु इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई है, और लास्ट क्रिमेशन आज सुबह बहराइच में हुआ है, और सभी जगह परिवार संतुष्ट हैं, और जो भी सहायता की घोषणा राज्य सरकार ने की है वो सबको मुहैया करा दी गई है, और जो भी उनकी डिमांड थी उनको फुलफिल करते हुए हम आगे अब निष्पक्ष और बहुत ही तेज त्वरित गति से विवेचना कर रहे हैं, ताकि हम अभियुक्तों को जल्द से जल्द अकाउंट फॉर करें और कोर्ट में प्रोड्यूस करें। प्रशांत जी, प्रियंका वाड्रा गांधी लगातार ये कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है, उनको जाने से रोक रहा है। अब सवाल ये है कि तमाम राजनेता, अखिलेश यादव से लेकर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, क्या उन पर दबाव आप लोगों की तरफ से बन रहा है? क्या सरकार का दबाव आप पर है? क्या गृह राज्य मंत्री का रसूख है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बन रही है? विपक्ष को आप लोग पहुंचने नहीं दे रहे हैं? नहीं, आप अभी जब हम लोग वार्ता कर रहे हैं तो सभी लोग, जैसा कि दोपहर में ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अब चूंकि अंत्येष्टि समाप्त हो चुकी है, तो सभी लोग को 5-5 की, अगर 5-5 की संख्या में धारा 144 का अनुपालन करते हुए अनुमति दी गई है, और उसी अनुमति के तहत सभी लोग, प्रत्येक पार्टी के 5-5 लोगों को परमिशन दिया गया, उसके तहत लोग जा रहे हैं। और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हुए थे वो केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा
वीआईपी के स्वयं की सुरक्षा को देखते हुए किया गया था और इसका अन्य कोई कारण नहीं था। और अब चीज़ें जब परिस्थितियां जब सामान्य हो रही हैं तो अब जाने में किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन राज्य स्तर से नहीं होता। स्थानीय प्रशासन इस संबंध में जिस तरह की रिपोर्ट देता है या लोगों को बताता है उस पर ही कार्रवाई की जाती है। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। और ये कोई ऐसी नहीं है बात जो कि केवल यही उत्तर प्रदेश में ही ये प्रक्रिया कोई उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में सभी जगह को फॉलो किया जाता है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी तभी आगे की कोई बात होती है। तो अब इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हम लोग सफल रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे और उसके अलावा जो भी आदमी जाना चाहता है वो लोकल जो कंडीशन है, लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी के जो असेसमेंट है उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हुए वो लोग जा सकते हैं। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि मुझे लगता है हाथरस के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है जिसका सामना आप बतौर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं। क्या सरकार का दबाव है? सवाल सीधा कर रही हूं क्योंकि विपक्ष का यही आरोप है कि सरकार के दबाव में पुलिस इन तमाम जगहों पर काम करती है। एक खास एजेंडा, चुनावी मौसम है, चूंकि चुनाव होने हैं अगले साल की शुरुआत में, इसलिए ऐसा दबाव रहता है। ये सवाल मैं इसीलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि जनता में भी एक प्रश्न मन में आता है कि आखिर ऐसा वीडियो जब आता है जब किसानों को पीछे से रौंद दिया जाता है, उसके बाद लिंचिंग होती है 4 लोगों की, क्या सरकार के रसूख का, सरकार का दबाव आपको झेलना पड़ता है? मुझे पता है बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब हाँ या ना में देना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ स्पष्ट कीजिए। हाथरस के बाद मुझे लगता है सबसे चुनौतीपूर्ण ये परिस्थिति आपके लिए बनी है उत्तर प्रदेश में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। नहीं, ऐसी मैं तो आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और सरकार की तरफ से शुरुआती दिनों से ही ये जो क्राइम और क्रिमिनल के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति रही है उसके तहत आपने देखा होगा कि 18 अरब की माफियाओं की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या जब्त की गई है और पूरे 4.5 वर्षों में किसी भी तरीके की कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। और अभी लेटेस्ट एनसीआरबी के जो डाटा 2020 के प्रोड्यूस हुए हैं उसमें उसके डाटा ही बताते हैं कि क्राइम का दर, आप कोई भी क्राइम संख्यात्मक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के क्राइम को आप किसी सिक्किम के या गोवा के क्राइम से नहीं कंपैरिजन कर सकते, लेकिन अगर आप क्राइम की दर देखें, क्राइम रेट देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। और ये आपने स्वयं भी देखा होगा कि किसी भी तरह के कोई सांप्रदायिक तनाव, दंगा इत्यादि यहाँ नहीं होने दिया गया है तथा महिलाओं के संबंधी अपराध में, कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर है। बहुत धन्यवाद आपका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मौके पर बहुत मुश्किल होता है पुलिस का वर्जन जानना, लेकिन सामने आकर कम से कम सवालों का आप जवाब दे रहे हैं। परिस्थिति शांतिपूर्ण हो, जल्द से जल्द समझौता निकले और इसी के साथ कसूरवारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। नजरें आप पर है प्रशांत कुमार जी, और नजरें इसलिए भी है क्योंकि जो वर्दी आप पहने हुए हैं उससे लोगों की उम्मीदें होती है और खास तौर पर यह सरकार के लिए हमेशा कहा जाता है कांटों का ताज है सत्ता में रहना, लेकिन खून के छींटे पड़ जाएं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए उससे भी मुश्किल घड़ी होती है जब ऐसी घटनाओं पर अंजाम तक इंसाफ को ले जाना पड़ता है। कई परिवारों को इंसाफ का इंतजार होगा।